वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एनटी नेट के प्रश्न पत्र को। एनटी नेट हिंदी के प्रश्न पत्र के पहले हमने 3 पार्ट को डिस्कस कर लिया है। हमने फर्स्ट शिफ्ट के कंप्लीट प्रश्न पत्र को देख लिया है। अब यहाँ पर हम सेकंड शिफ्ट के थर्ड पार्ट को देखेंगे, ठीक है ना। 40 के आसपास हमने पहले प्रश्नों को देखा था। अब हम 40 से 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत से ऐसे तथ्य बनेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जो प्रश्न नहीं आते होंगे तो उनको अपनी कॉपी पे नोट करना है आपने, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा जो पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स चलाए जा रहे हैं उनसे संबंधित जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए चलते हैं उसको देखने। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो HP पीजीटी हिंदी के लिए हमारा न्यू बैच बैठ रहा है। कब से बैठेगा? ये 15 जुलाई 2023 से शुरू होने वाला है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो 15 जुलाई से पहले इसमें एडमिशन ले ले। उसके पश्चात हम कोर्स को शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी देखिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8193122129। इस पर आपने व्हाट्सएप करना है। जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। बाकी फ़ीस यहाँ पर 1200 रुपये है। जो शुरू के 10 कैंडिडेट रहेंगे उनको 200 रुपये ऑफ रहेगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप अवश्य कॉन्टैक्ट करिए। तो चलिए चलते हैं अब अपने लेक्चर की ओर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है 42। निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? तो जो अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंध रहा है ये आपकी अवधि का रहा है, अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी का। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ पर खुली थी? तो ये आपके मद्रास में खुली थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट इससे जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची ए में लेखक है और सूची 2 में पुस्तक। तो जो किशोरी दास वाजपेयी है, इनकी पुस्तक का नाम क्या होगा? हिंदी शब्दानुशासन। अंबिका प्रसाद वाजपेयी, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी कौमुदी। और ठाकुर रामचरण सिंह हैं, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? भाषा प्रभाकर। और विश्वेश्वर दत्त शर्मा, इनकी पुस्तक का क्या नाम होगा? भाषा तत्व प्रकाश। तो ध्यान रखिएगा, हर एक पुस्तक यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी आपकी आगामी परीक्षा हेतु। फिर आगे है तर्क और स्थापना वाला प्रश्न, इसको मिलाना है। तो देखिए, यहाँ पर तर्क दिया गया है, अभिकथन दिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बनना मनुष्य की उस अंध सहजता वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। कारण क्या है इसका? कारण है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हीना घृणा और छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन 1 तो सही हो जाएगा, परंतु कथन 2 गलत होगा, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है। और ये लिए गए हैं नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके निबंध संग्रह से हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी हैं? तो जो मूर्धन्य ध्वनि होंगी ट, ट, ड और ठ, ये 3 होंगी, बी सी ई। ध्यान रखिएगा, मूर्धन्य ध्वनियों के बारे में पूछा जाता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 47। हमारे हिंदुस्तान लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते? यह उद्धरण किस निबंध से उद्धृत है? सबसे पहले तो ध्यान रखना है, ये आपका होगा भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। विकल्प 2 यहाँ पर सही होगा। बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये निबंध हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कौन से यहाँ पर सही होंगे उनके बारे में देखना है। पहला तो देखिए, इसमें मनोभावों का मानवीकरण किया गया है, सही कथन हो जाएगा। इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है, सी भी सही हो जाएगा। फिर अगला जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका विकल्प बी भी सही होगा।
जैसे कि जो भारत दुर्दशा नाटक है इसमें मनोभावों का मानवीकरण किया गया है, सही है। इसके पश्चात ये भी सही होगा यहाँ पर कि इसमें कुल 6 अंक है, सही है। फिर सी, इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण मिलता है। इस प्रकार से ए, बी, सी ये तीनों सही होंगे यहाँ। अगला प्रश्न 49, राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रस्तुत पुस्तक हो जाएगी देवेंद्र नाथ शर्मा की। विकल्प बी यहाँ सही होगा या 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है? तो एलिस, अलका और लीला इन तीनों का संबंध तो चंद्रगुप्त नाटक से है, परंतु जयमाला इसका संबंध चंद्रगुप्त से ना होकर स्कंदगुप्त नाटक से होगा। तो ये दोनों नाटक किसके होंगे? जयशंकर प्रसाद के। अगला प्रश्न है, नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? तो ये आया आपका तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम किसी कहानी है? तो ये रेणु जी की कहानी होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पात्र और कहानी का मिलान करना है। तो जो मालती है ये किस कहानी की पात्र है? तो ये गैंग्रीन कहानी की पात्र होगी। लक्ष्मण किस कहानी के पात्र है? तो ये कोसी का घटवार कहानी की पात्र है। लतिका ये परिंदे कहानी की पात्र है। चंपिया ये आपकी लालपान की बेगम कहानी की पात्र होगी। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, रचनाओं के प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम लगाइए। कौन पहले आएगा, उसके पश्चात कौन आएगा? देखिए, तो यहाँ पर जो सही मिलान हो जाएगा, सबसे पहले आएगी आपकी रचना अपनी केवल धार, सी। उसके पश्चात आएगी रचना मगध, फिर आएगी आपकी अकाल में सारस, उसके पश्चात सब कुछ होना बचा रहेगा, सबसे अंत में आएगी आपकी रचना चांद की बर्तनी। तो यहाँ पर आपको इन रचनाकारों के नाम भी आपको बता देता हूँ। कई बार पूछा जाता है कि जो रचना है इनके रचनाकार कौन कौन से होंगे। जो अपनी केवल धार है ये अरुण कमल की रचना हो जाएगी। मगध श्रीकांत वर्मा की रचना हो जाएगी। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना हो जाएगी। सब कुछ होना बचा रहेगा तो ये आपकी किसकी रचना होगी? विनोद कुमार शुक्ल की। चांद की बर्तनी राजेश जोशी की रचना हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54, परिशोर तन दग क्या है? परिशोर तन दग मम अग जुहलब सुरताना अब यह मत विचारिये लरन मरन परबान। पृथ्वीराज रासो में ये कथन किस पात्र का होगा? तो प्रस्तुत कथन जो होगा पृथ्वीराज चौहान स्वयं का होगा। ये विकल्प 2 सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है 55, शक्तिशाली हो विजय बनो यह आह्वान कामायनी के किस सर्ग में मिलता है? पहले तो ध्यान रखना है कि प्रस्तुत कथन शक्तिशाली हो विजयी बनो ये होगा कामायनी का। फिर पूछा जाएगा किस सर्ग का है? तो ये श्रद्धा सर्ग का है। और पूछा जाएगा कामायनी किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा विकल्प सी सियाराम शरण गुप्त, फिर आएंगे विकल्प ए उदय शंकर भट्ट, फिर आपका आएगा विकल्प ई सोहनलाल द्विवेदी, फिर आएगा विकल्प डी श्याम नारायण पांडे और सबसे अंत में आएंगे रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपको इनका प्रकाशन वर्ष बता देता हूँ तो देखिए, जो उदय शंकर भट्ट है इनका हो जाएगा 1898, दिनकर का 1908, श्याम नारायण पांडे का हो जाएगा 1907, सियाराम शरण गुप्त का हो जाएगा 1895, सोहनलाल द्विवेदी का हो जाएगा 1906। तो इस क्रम को अपने हिसाब से ठीक करिए कौन सा क्रम आपको यहाँ पर सही लगता है। बाकी तिथियों को याद रखना है, आगे भी प्रश्न बन सकता है ये वाला। फिर अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। सूची ए में विचारक दिए गए हैं और सूची 2 में सिद्धांत। तो विचारक और सिद्धांत को मिला लेते हैं। तो CDW ब्रे ये किससे संबंधित होंगे? ये अस्तित्ववाद से संबंधित हैं। अस्तित्ववाद से नहीं, बिंबवाद से। CDW ब्रे ये बिंबवाद से संबंधित है। अल्बेयर कामू ये आपके अस्तित्ववाद से संबंधित होंगे। लियोतार ये आपके उत्तर आधुनिकवाद से संबंधित होंगे। कार्ल गुस्ताव जुंग ये आपके मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए होंगे। तो इस प्रकार से विकल्प 3 यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न तर्क और स्थापना वाला है। कथन एक देखिए यहाँ पर, दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य का हेतु माना है। कथन दो है, मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज का उससे तकाजा, अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उल्हाना नहीं, सब खींचतानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया, जो अपना नहीं उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उद्धरण किस कहानी से लिया गया है? तो ये परिंदे कहानी से लिया गया है। परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त से संबंधित जो सही कथन होंगे तो वो होंगे ACE। देख लेते हैं ACE में कौन कौन से हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति थी। सही है, ये उनके गुरु माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त के गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर है C, मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। तो ये भी सही होगा। इसके पश्चात है, मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है। तो इस प्रकार से ये तीनों सही होंगे, विकल्प 3 वाले। अगला प्रश्न है, त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु हैं। तो पहला बिंदु तो होगा, त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होता है। विकल्प बी है, त्रासदी कार्य की अनुकृति है। विकल्प ई है, करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन त्रासदी का कार्य होता है। तो इस प्रकार से ए बी ई सही हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, यह नाटक अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है सत्यनारायण मिश्र के द्वारा। फिर ये भी ध्यान रखना है कि जो अंधेर नगरी है यह एक प्रहसन भी है, ध्यान रखिएगा इसका। फिर अगला है, पत्रिकाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार संपादकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा तो वो होगा विकल्प 2। सबसे पहले E, फिर B, D, C, A। देखिए, जो अपने सबसे पहले कौन आएंगे? केशव राम भट्ट। उसके पश्चात विकल्प बी आएगा सदानंद मिश्र। फिर आएंगे विकल्प डी, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। फिर आएगा विकल्प सी, प्रताप नारायण मिश्र। और सबसे अंत में आएंगे राजा रामपाल सिंह। इन्होंने जो पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं उसके हिसाब से इनको लगाना था यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो रचना आएगी यहाँ पर तो वो आएगी आपकी काव्यानुशासन। फिर दूसरी रचना होगी चंद्रलोक। फिर तीसरी रचना हो जाएगी साहित्य दर्पण। फिर अगली रचना हो जाएगी चौथी रस गंगाधर। और पांचवी रचना हो जाएगी रस मीमांसा। इस प्रकार से विकल्प 3 के अनुसार इनका विकल्प और क्रम सही रहेगा। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथन पर विचार करिए या उपयुक्त कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो सही कथन होगा विकल्प बी, सी और ई। बी में है, स्वनिम के 2 भेद होते हैं, एक खंडीय और दूसरा खंडेतर। सी में है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। ई में है, उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। तो इस प्रकार से विकल्प ए यहाँ पर सही होगा, बी, सी, ई। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला सही कथन हो जाएगा यहाँ पर, मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। सी है, मानव भाषा यादृच्छिक होती है। डी है, भाषा द्वैतता को अभिरंजना की द्वैतता भी कहते हैं। इस प्रकार से ए, सी, डी सही कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मल्लुकदास की नहीं है? तो जो मल्लुकदास की रचना नहीं होगी, ज्ञान समुद्र और ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, ये तीनों ही रचनाएं मल्लुकदास की होंगी। और जो ज्ञान समुद्र है ये सुंदरदास की रचना हो जाएंगी।
अगला प्रश्न है, कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो ये हो जाएगा विकल्प 3, अर्थ वक्रता। अगला प्रश्न है, सांदेह गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं हैं। तो जो सांदेह गीत में संकलित होंगी, एक तो होगी मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, ये दोनों होंगी बी और सी। बाकी बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये नहीं है। मधुर मधुर मेरे दीपक जरा, निश्वासों का नीर, ये तीनों नहीं होंगी जो हाईलाइट की हुई है। अगला प्रश्न भी तर्क और स्थापना वाला है। यहाँ पर देखिए, अभिकथन 1 है, प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इस मध्यम व्यक्ति का सत्य था। फिर इसका जो कारण है, मध्यम वर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई है। तो इस प्रकार से ये दोनों, कथन ए तो सही होगा, लेकिन कथन 2 या फिर आर सही नहीं होगा। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है, तो कौन कौन सी हैं? विकल्प 2 सही होगा, ए बी डी। ए में है सांस्थानिक शैथिल्य और सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन मिलता है उत्तर आधुनिकता में। फिर दूसरा है हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन है। फिर अंत में होगा साहित्य में विवेचनवाद या फिर विखंडनवाद की प्रतिष्ठा हुई उत्तर आधुनिकतावाद के अंतर्गत। इस प्रकार से विकल्प 2 यहाँ पर सही होगा, केवल ए बी और डी। अगला प्रश्न है, निबंधकार विवेकी राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निबंधकार विवेकी राय के संबंध में जो सही कथन होंगे तो वो होगा केवल 2। इसमें है बी, केवल बी, डी और ई। बी में है विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक थे, उनकी रचना में उनके यह तीनों रूप प्रकट होते हैं, सही है। डी में है विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है, इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है, पर छौंक बघार सब भोजपुरी से ली गई हैं। फिर ई है विवेकी राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकारों का प्रतिफलन है। तो इस प्रकार से विकल्प 2 सही होगा, केवल बी, डी और ई। इसका भी चुनाव करिएगा सही ढंग से। अगला प्रश्न है, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी ना लगती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो मैं तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। ये कथन किस पात्र ने कहा? तो ये झुनिया ने कहा था, गोबर की पत्नी झुनिया ने। ये किसको कहा था? धनिया के लिए कहा था, जब धनिया ने इस झुनिया को अपने घर में बड़े लाड प्यार से रखा था, जब गोबर इसे भगाकर अपने घर लाया था। ठीक है, उस समय ये कथन कहा गया है झुनिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, व्योमकेश दरवेश हैं, इनकी रचना कौन सी होगी? जो व्योमकेश दरवेश है, ये रचना है विश्वनाथ त्रिपाठी की। फिर कलम का मजदूर, ये रचना है आपकी मदन गोपाल की। घर का जोगी जोगड़ा, ये रचना है काशीनाथ सिंह की। अवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर की रचना हो जाएगी। यहाँ पर विकल्प 2 सही होगा, ए का 3, 2 का 4, सी का 2, डी का 1। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहाँ स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में ये कथन किस आलोचक का होगा? तो ये हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी का। शेखर एक जीवनी, जो कि आपका उपन्यास है अज्ञेय का उपन्यास, उससे ये कथन लिया गया है। उससे तो नहीं लिया गया है, उसके संबंध में ये कथन कहा गया है, ध्यान रखना है। आगे है काव्य पंक्ति और कविता, तो मिला लेते हैं काव्य पंक्ति और कविता को। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, ये किस कविता से लिया गया है? शासन की बंदूक से। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, तो ये हो जाएगा यह दीप अकेला, धंसो इनमें डरो नहीं, है मौत का यह घर नहीं, ये किसका है? सतपुड़ा के जंगल का। भूख होना था यहाँ पर, भूख कौन उपजाता है, तो ये कौन किससे संबंधित होगा? अकाल दर्शन कविता से। भूख नहीं है, भूख कौन उपजाता है।
इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प 3 सही होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। यहाँ पर देखिए आप लोगों को अवगत करवा देता हूँ, जो ये प्रश्न पत्र आपके समक्ष लाया हूँ ये एनटीए नेट के साथ साथ एचपी सेट, एचपी पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से देखिए सीधे सीधे कितने प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, तभी आपके समक्ष इसको लाया हूँ। ढंग से आप इनको नोट करिएगा, अन्यथा बाद में मुश्किल होगी अगर आपको ऐसे प्रश्न कहीं और नहीं मिले तो। फिर अगला है सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो एलटी टेट वालों को पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो सिंदूर की होली है ये नाटक विधा की रचना है, ठीक है। बाकी इसमें जो तथ्य विचार करने योग्य है तो वो होगा विकल्प ए, केवल ए, बी और ई। ए में है नाटक में वैधव्य की समस्याओं को केंद्र में रखा गया है। फिर बी में है इसमें नाटक में कुल 9 पात्र हैं जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। और ई में है इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। बाकी ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना आपने। फिर आगे क्या है, यहाँ पर भी कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, इनको देखना है। देखिए बालमुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं, बिल्कुल सही होगा। कथन 2 में है बैसराय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं वह इस देश की प्रजा का यहाँ के चित्रों पर पढ़ने वालों का और इस जन्मभूमि में जन्म लेने वालों से संबंधित तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। थोड़ा सा पीडीएफ कट गया है यहाँ पर, तो इस कारण पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो यहाँ पर जिसके पास भी ये क्वेश्चन पेपर होगा तो ढंग से पढ़िएगा। दोनों कथन सही होंगे, कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। फिर आगे देखिए काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो के विचार हैं। प्लेटो के क्या विचार होंगे? एक तो ये विचार है कि कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। दूसरा कथन जो सही होगा अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं उसका प्रवक्ता मात्र होता है। कथन 3 है दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। तो ये तीनों ही सही होंगे यहाँ पर, ए, सी और डी। प्लेटो का काव्य सृजन हेतु ये तथ्य वर्णित है। अगला है चीफ की दावत कहानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो ध्यान रखना है चीफ की दावत किसकी है, विषम साहनी की कहानी हो जाएगी चीफ की दावत। फिर इसके संबंध में जो सत्य कथन होंगे वो है व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है, सही है। सी है मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है। और ई है निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण यहाँ पर देखने के लिए मिलता है चीफ की दावत में। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो चलिए करते हैं। देखिए बारिश में भीगते बच्चे ये किसकी रचना है, रामदर्श मिश्र की। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी की। बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कविता में औरत अनामिका, ये रचना इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। विकल्प 3 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त की गई है? तो जो राही कहानी है इसमें मांगरोरी जाति के बारे में बतलाया गया है, किस प्रकार से उन्हें खाने के लिए चोरी करनी पड़ती है। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से ये कथन किसका है, काव्य शब्दोगयम गुणालंकार संस्कृतो शब्दार्थ वर्धते। जो इस तरह से ये कथन है ये बतलाना है किसका ये कथन होगा, तो ये वामन का कथन हो जाएगा, ध्यान रखना है इस पर भी। अगला प्रश्न है देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो देखिए विकल्प ए है, सबसे पहले सी आएगा, फिर ई, फिर डी, फिर ए और सबसे अंत में बी। सबसे पहले जो उपन्यास आएगा तो वो होगा आपका वीरेंद्र वीर। उसके पश्चात आएगा ई नरेंद्र मोहनी, फिर डी आएगा, पहले आएगा आपका चंद्रकांता, गलत बोल दिया मैंने, सबसे पहले आएगा चंद्रकांता सी नंबर का, फिर आएगा नरेंद्र मोहिनी ई नंबर का, फिर आएगा वीरेंद्र वीर डी नंबर का, फिर आएगा चंद्रकांता संतति ए नंबर का, फिर सबसे अंत में आएगा भूतनाथ विकल्प बी, ठीक है। और जो भूतनाथ है इसे इनके पुत्र के द्वारा पूरा किया गया था, देवकी नंदन खत्री के पुत्र के द्वारा।
इसके पश्चात अगला प्रश्न है, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा था? तो ये कहा था गार्सा द तासी के द्वारा। गार्सा द तासी के द्वारा सबसे पहले भारत में इतिहास ग्रंथ लिखने की कोशिश की गई थी और फ्रेंच भाषा में से लिखा गया था। फिर अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक कौन कौन से हैं? तो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ये बतलाया गया है, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और जीवन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। निम्न में से ये किस निबंध से संबंधित होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से ये लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों को पहले से बाद में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा आपका कंकाल, फिर आएगा निरुपमा, फिर आएगा भूले बिसरे चित्र, फिर अपने अपने अजनबी, सबसे अंत में मुर्दाकर। तो जो विकल्प सही होगा यहाँ पर DVACE। अगला प्रश्न भी नाटक और पात्र वाला है, मिला लेते हैं। एक और द्रोणाचार्य इसकी जो पात्र होगी लीला, स्कंदगुप्त इसकी कमला पात्र होगी, चंद्रगुप्त इसकी अलका पात्र होगी, अंधायुग इसका पात्र होगा युत्सु। फिर आगे आपके पैराग्राफ शुरू हो जाते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसके उत्तर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, उपयुक्त गद्यांश का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? कविता और कला का अंत संबंध है। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 18वीं सदी में रीतिकालीन कविता की तरह पहाड़ी कलम से निम्नलिखित में से किसका संबंध रहा है या फिर कौन सी कला जीवंत हुई थी उस समय? तो ये चित्रकला हुई थी। अगला है, रीति मुक्त कवि आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद की कविता की प्रमुख काव्य अनुभूति क्या है? तो ये है हृदय की सच्ची अनुभूति की आनंदात्मक अभिव्यक्ति। फिर आगे क्या है? आगे है, अजंता के बाद भारत की सबसे उच्चतम कला में उड़ान संभव हुई पहाड़ी कलम में। जैसे चंबा कलम काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है हिमाचल में। फिर अगला है, उत्तरवर्ती रीतिकालीन कवियों में उन्मुक्त चित्रात्मक शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि में परिलक्षित होता है? तो ये घनानंद में होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया है, इसे भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, क्रिया के संबंध में कथन है। तो ये कथन होगा, दूषित क्रिया साधन को दूषित करेगी। फिर अगला है यहाँ पर प्रश्न, भाव साधना की सुगंध कहाँ दिखती है? तो भाव साधना की सुगंध क्रिया में दिखती है, विकल्प 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्रिया असामाजिक होती है, ये गलत हो जाएगा, बाकी कथन सही होंगे यहाँ। फिर गद्यांश का मूल भाव क्या है? साधना सिद्धि की कसौटी क्रिया है, ये मूल भाव होगा यहाँ। अगला है यहाँ पर, पक्की साधना का लक्षण है। तो जो पक्की साधना का लक्षण होगा, परिपक्व व्यवहार करना। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आज का ये हमारा लेक्चर रहा। वैसे तो ये एंटी नेट के ऑफिशियल आंसर की पर आधारित उत्तर आपके समक्ष लाया गया हूँ। फिर भी कहीं पर अगर आपको डाउट लगता है कि गलत उत्तर बताया गया है तो आप बेझिझक बता सकते हैं और समय रहते प्रश्नों पर क्लेम भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको गलत लग रहा है। वैसे एंटी नेट के द्वारा काफ़ी प्रश्न गलत भी दिए जाते हैं, इसीलिए आपको कह रहा हूँ। बाकी देखिए, वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको हमारे LT-TET के बैच के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ देखिए, हमारा HP LT-TET का न्यू बैच भी बैठ रहा है। कब से ये बैठेगा? 25 जुलाई 2023 से। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए या तो आप मुझे ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, अन्यथा वीडियो को पॉज कर आप यहाँ की जो जानकारी है पढ़ भी सकते हैं। फीस यहाँ पर 1000 रुपये रहेगी। शुरू के 10 कैंडिडेट को यहाँ पर 200 ऑफ रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8219312129 इस पर व्हाट्सएप करिए। जो भी आपके नियर डियर या फिर आप स्वयं होंगे LT-TET की कोचिंग लेना चाहते हैं या फिर PGT हिंदी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता को सुदृढ़ कर सकते हैं। धन्यवाद।